XPRO डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमने कर ली थी। अब हम ये देखेंगे कि उसमें क्या रह गया था डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के उसमें, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जब होगी इसका मतलब आप एंट्रीज की तरफ जा सकते हैं। आऊँगा जन GL और उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन में और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में, और इसके बाद फिर हमने चेक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेगमेंट्स हमने बना लिए थे, सेगमेंट असाइन भी कर दिए थे। एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट स्प्लिटिंग किस लेवल पे होगी? कस्टमर और वेंडर और टैक्स की जब एंट्रीज आएंगी तब स्प्लिटिंग चलेगी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम एक्सटेंडेड पे। डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेथड, ये है हमारा मेथड कस्टमर वेंडर टैक्स वाला जो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना भी जो है वो कर सकते हैं किस पे आप स्प्लिटिंग चाह रहे हैं, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिक्टेट कर रहा है। डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग रूल, मेथड आपने पहले देख लिया। अब रूल पे आ जाए तो रूल पे आपको अगर मैं कहूँ वेंडर इनवॉइस पे चला जाए, ये मेथड है जो पिछले हमने स्टेप में देखा। अब इस वेंडर इनवॉइस अगर मैं 0300 की ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें वो क्या ट्रीटमेंट करेगा, उसमें आइटम कैटेगरीज में देख लेता हूँ। आइटम कैटेगरीज में विदहोल्डिंग टैक्स है, वेंडर है, कैश डिस्काउंट है, इन सबको वो स्प्लिट करेगा। मैं विदहोल्डिंग टैक्स को अगर लेकर बेस आइटम इसकी देख रहे, बेस आइटम जो है, अब ये बेसिकली स्प्लिट ऑटोमेटिक बैलेंस शीट के अकाउंट को जो है क्या करेगा, स्प्लिट करेगा अकाउंट को, क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्स आपकी लायबिलिटी होती है तो आपने पे करनी होती है। अच्छा पीछे अगर मैं आ जाऊं, वेंडर को लेकर मैं अगर बेस आइटम कैटेगरी करूं तो ये भी आपका बैलेंस शीट अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स और टैक्सेस भी दिए हैं। चलो पीछे जाकर देखते हैं। एक्सपेंस है, ठीक है, ये एक्सपेंस किया हुआ है। विदहोल्डिंग टैक्स में देख लेता हूँ, विदहोल्डिंग टैक्स में भी हाँ ठीक है, इससे बैलेंस शीट अकाउंट को ही वो किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास मेन्यू एंट्री को अगर करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कौन कौन से मेरे पास कैटेगरीज हैं जिन पे मैंने स्प्लिट लगाना है। कौन कौन सा है इसमें, वेंडर पे लगा हुआ है जहाँ पे स्प्लिट ये करेगा, विदहोल्डिंग टैक्स है, मटेरियल है, एक्सपेंस है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस है। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केस सिनारियोज हैं जिस पे आप लगा सकते हो, या आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस किस पे लग सकता है और क्यों लगता है। आप फिर उनको बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऐसा, वो डिक्टेट करता है कि आप विदहोल्डिंग टैक्स को अप्रोप्रिएट कर उसे मुख्तलिफ प्रॉफिट सेंटर्स में स्प्लिट करवाएं, ताकि प्रॉफिट सेंटर का जो विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल वो पता चले, रेवेन्यू जो प्रॉफिट सेंटर बना रहा है उसको स्प्लिट करें। ठीक है, तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा अब आगे यहाँ पे, चूंकि ये बाय डिफॉल्ट सारे हुए हुए तो मैं इसको कुछ अभी हाथ नहीं लगा रहा। अच्छा जी पीछे आ जाए, लेकिन इनका पता होना लाजमी है। अच्छा जी, असाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेथड 01 ही है, ठीक है। लेवल ऑफ डिटेल स्टैंडर्ड अकाउंट असाइनमेंट, इसका अगर मैं इसमें मैंने अगर इसका देखना नहीं है क्या स्टैंडर्ड अकाउंट असाइनमेंट, ये हमें बताएगा यूज इंडिकेटर टू एक्टिवेट फंक्शन फॉर सेटिंग अ स्टैंडर्ड अकाउंट असाइनमेंट इन नॉन असाइंड लाइंस एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ठीक है,
You have set the integer specified a constant. Constant कौन सा है? ये वाला. This is this is set as an account assignment in all non-assigned line to define a constant अगर define constants. ठीक है, तो इसको हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि उसको फिर कांस्टेंट भी चाहिए. ठीक है. अच्छा जी, रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड हमने कहा देखी थी, अभी हमने वेंडर में देखी, तो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ. डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग. यहाँ पे मैंडेटरी आपका कोई भी नहीं रखा, प्रॉफिट सेंटर हमने जो है वो रखा हुआ है, उस पर जीरो बैलेंस हम चलाएंगे. ठीक. और ये मैंडेटरी फील्ड अभी हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब आ जाए आप, इसको कैंसिल करें. स्प्लिटिंग मेथड, बिजनेस ट्रांजैक्शन वेरिएंट्स. वेरिएंट्स हमने पिछले उसमें भी देखे हुए हैं. वेरिएंट सब ये है हमारे पास, जैसे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल टू बैलेंस शीट अकाउंट, ये आपके रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट की बात कर रहा है. वेंडर इनवॉइस को देख लेते हैं क्योंकि इसको सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. वेंडर इनवॉइस में बिजनेस ट्रांजैक्शन वेरिएंट कौन सा है? स्टैंडर्ड ही लगेगा. अब स्टैंडर्ड में क्या आ रहा है, कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, वो भी हम देख लेते हैं. यहाँ पे अब क्या रिक्वायर्ड जो है, इसने क्या किया हुआ है, वेंडर को किया हुआ है. जैसे वेंडर लगेगा तो फिर वो आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग चलेगा. ठीक है, तो इसमें ये था. अब ये सारे स्टैंडर्ड के लगे हुए. अच्छा, सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिट असाइन कंपनी कोड्स टू प्रोजेक्ट. हमारे पास प्रोजेक्ट तो कोई नहीं है. अच्छा, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ. चेक आइटम कैटेगरी, कंपनी कोड T26, फिल्टर ग्रुप. अब ये वो अकाउंट्स हैं या तो डिलीशन के लिए मार्क हो, उनको ये निकाल देगा, या डिलीशन कंपनी कोड के लेवल पे हो या चार्ट ऑफ अकाउंट, उन सबको निकाल देगा. चार्ट ऑफ अकाउंट जिसमें पोस्टिंग ब्लॉक लगा, डिलीशन नहीं बल्कि उसमें पोस्टिंग ना करते वो निकाल दे. हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, किसी को हमने डिलीशन के लिए किया हुआ. ठीक है. इसमें अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ इसमें ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो उसमें ये आपसे टेस्ट करवा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो हमने लगाया है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. यहाँ पे अब इसने हमें कुछ नहीं दिखाया. ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 01 कर दूं, एरर आ रहा है ये तो, लेकिन ये हमारा कंपनी कोड 01 नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे चेक किया है. ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं. एरर लॉग नहीं दिखा रहा है. इसमें मेरा ख्याल है सही से इसमें डॉक्यूमेंट स्प्लिट नहीं लगा हुआ. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें सही नहीं लगी हुई 001 में. अच्छा, अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं, इसको मैं चला देता हूँ, तो नहीं आ रहा कुछ इसमें. क्लस्टर जनरल एंट्रीज एंड सिमुलेट कंपनी कोड T26. अच्छा, इंक्लूड फॉलो अप डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारी चीजें मैंने वो करती. मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में हमने सही से कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ.
रन टाइम, डॉक्यूमेंट्स पे सिमुलेशन टाइम, ठीक है, इसने कोई हमें एरर नहीं दिया। अच्छा आगे चलते हैं। सिमुलेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग फॉर जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे मैं इसको T26 देता हूँ, 2022 देता हूँ, शूट कर देता हूँ। कम से कम आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ जी ये भी SAP में होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इसने हमें नो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सेलेक्ट, क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट कोई डाला ही नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम डॉक्यूमेंट जब अगले उसमें डालेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। अच्छा जी, एग्जीक्यूशन फेज, इम्प्लीमेंट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। प्रोजेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, अभी हमने बनाया ही नहीं, इस पे हम बाद में आते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं, हमने तकरीबन सारा काम कर लिया, अब हम फ्रंट एंड पे जा रहे हैं। फ्रंट एंड में आके अब हम क्या करेंगे, एसएपी मेन्यू पे जाएंगे और आपके अकाउंटिंग पे आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आएंगे और जीएल में आके मास्टर रिकॉर्ड्स में जाएंगे। मास्टर रिकॉर्ड्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और यहाँ पे सेंट्रली। अब सेंट्रली जो होते हैं इनमें और इनमें, इनमें क्या फर्क है ये मैं बता देता हूँ। जो जीएल अकाउंट्स आप कंपनी कोड लेवल बनाएंगे वो सिर्फ स्पेसिफिक यदि भी रहेंगे, जो सेंट्रली रहेंगे वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी कॉपी कर सकते हैं, वो कंपनी कोड्स में भी कॉपी कर सकते हैं। और जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो आप बनाएंगे वो मुख्तलिफ कंपनी कोड्स इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके असाइंड होम कंपनी कोड्स तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेंट्रली पे जाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे T26 और यहाँ पे मैंने बनाना है क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट पहले मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा SPRO पे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में कॉन्फ़िगर किया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंट, जनरल लेजर, मास्टर डेटा, GL, प्रिपरेशन, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, T26। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और मैं जाता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से मैं टी कोड डालूंगा FS00। FS00 में जाके अब मैं डालूंगा ये वाला कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसका मास्टर डेटा बनाने लगे हैं। वो कैसे, वो इस तरह का GL अकाउंट टाइप लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट है तो बैलेंस शीट अकाउंट होगा, क्यों, यहाँ पे इक्विटी और कैपिटल के अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करता है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस साल के आखिर में आ जाते हैं। तो जितना आपने एब्जॉर्ब किया हुआ इनकम, सॉरी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, ठीक है, वो इसमें आ जाता है और आपके पीछे सारे साल के जितने अकाउंट्स हैं वो फिर से जीरो हो जाते हैं इनकम और एक्सपेंसेस के। ठीक है, वो इस रिटेन अर्निंग्स में आके आ जाते हैं। आगे रिटेन अर्निंग्स जो है ये किससे, फिर कैपिटल या इक्विटी के अकाउंट्स, फिर उसमें से ये एडिशन या डिडक्शन करता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स वो भी होती हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने शेयर होल्डर्स में, पब्लिक कंपनी में। अच्छा, अच्छा जी, अब अकाउंट ग्रुप कौन सा होगा हमारा, ये इक्विटी वाला होगा जो हमने बनाया था। अब आपको समझ में आया, मैंने जो नंबरिंग रेंज दी थी वो आपकी आसानी के लिए दी थी ताकि आप उसे आराम से समझ सकें। ठीक है, 20 और 29। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, कंट्रोल डेटा, USD हमारा, अब USD रखेंगे इसको हम। रिकॉन अकाउंट जो है, अभी रिकॉन अकाउंट तो नहीं है, क्यों ना, हम एसेट्स का रिकॉन अभी अकाउंट बना रहे हो, ना कस्टमर्स, ना वेंडर्स का, ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का। एसएपी में 4 किस्म के रिकॉन अकाउंट्स बनते हैं। तो चूंकि ये रिटेन्ड अर्निंग से रिकॉन अकाउंट नहीं है तो मैं फिर इसको अभी कुछ नहीं कहूंगा।
कंट्रोल डेटा में जाके अब मुझसे आगे क्या पूछ रहा है, ओपन आइटम मैनेजमेंट। और ओपन आइटम मैनेजमेंट जो होते हैं वो तीन चार तरीके के होते हैं। वो होते हैं जो इनकम एक्सपेंसेस नहीं होते, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस जब आप इनकर करते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसी वक्त उसी महीने में। ओपन आइटम मैनेजमेंट कौन से, जो वेंडर के आउटस्टैंडिंग है, कस्टमर के आउटस्टैंडिंग है, उनको आपने अगेंस्ट जीआर आईआर क्लियर करना है इनवॉइस को पेमेंट के साथ। वो ओपन आइटम मैनेज, यानी जो अनपेड इनवॉइस है वो ओपन रहेगी, वहां पे ओपन आइटम मैनेजमेंट रहेगा। जहां पे जीआर आईआर क्लियर नहीं वहां पे ओपन आइटम मैनेजमेंट रहेगा। लेकिन चूंकि रिटर्न अर्निंग में प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, तो आप जो है इसमें ओपन आइटम मैनेजमेंट इसको नहीं रखेंगे। यहाँ पे अब मैं सॉर्ट की लगा रहा हूँ, सॉर्ट की पोस्टिंग डेट, किस डेट से जो है इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। ये आपकी रिकंसिलेशन में भी काम आती है। इस पर हम अगले उसमें सेशन में जब हम वेंडर्स पे जाएंगे और उनसे इंक्रीज करेंगे फिर हम बात करेंगे। फील्ड स्टेटस ग्रुप, ठीक है। फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है, फील्ड स्टेटस इस पे मैं तफसील से अगले लेक्चर में बात करूंगा, ठीक है। जब हम एक जीएल बना लेंगे, एंट्री कर देंगे, फिर मैं फील्ड स्टेटस आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑटोमेटिकली अगर आपको, आपने देखा हो कि पिछले व्यू में हमने कहा था कि कस्टमर वेंडर एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के रिकॉन अकाउंट बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी को बनाना है तो उसमें आप पोस्ट ऑटोमेटिकली का चेक लगा देते हैं। और ये उन अकाउंट्स में भी लगता है जिनमें डायरेक्ट आपने एंट्रीज नहीं कर रही, जैसे आपने फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज डिफरेंसेस के जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उनको जब कैलकुलेट करना है तो वो ऑटोमेटिक होगा, वो सिस्टम कैलकुलेट करके दे। रिटेन अर्निंग्स भी जो है वो ऑटोमेटिक एक स्टेप होता है, उसमें कोई मैनुअल वो नहीं होता। उसमें भी आप पोस्ट ऑटोमेटिकली लगाएंगे ताकि सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करके इसको कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस में एडजस्ट कर दे, ठीक है। आगे समझ, तो यहाँ से करते हैं हम से। ये हो गया आपका, यहाँ पे इक्विटी के अंडर में रिटेन अर्निंग्स अकाउंट नजर आ गया है। यहाँ पे आपका लेक्चर होता है।